सभी सखियों सहेलियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज बहुत खास दिन है। खास दिन तो है ही, जब हम सखियों से मिलते हैं तो हमारा दिन और पल सब कुछ खास हो जाता है। हाँ, है वो ना? वाला भी खास है और एक और वाला भी खास है। 60 से पार वाली बात कर रहे हैं ना आज हम लोग। 60 के बाद जो पारी शुरू होती है उसके बारे में बात कर रहेंगे। और ये बड़ी खास है। हमें पता है तुम क्या बताना चाह रही हो। अच्छा, चलिए, आप छिपा रही हैं तो हम भी छिपाते चलते हैं। आज हम एक ऐसी महिला खिलाड़ी की भी बात करने वाले हैं, अपनी सखी की, जिन्होंने मुक्केबाजी में बहुत नाम कमाया है। जी हाँ, कविता चहल, है ना? हाँ। और जो छुपे रहने की बात है, देखो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो छुपे रहते हैं, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते। उनका क्या महत्व है और कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। डर जाते हैं ना, तो भाई ये सोच लीजिए कि सब डरने वाले डराने वाले नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि दिखने में चाहे जैसे भी लगते हो, वो दिखते ही नहीं है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अगर माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो भले ही आपको वो कैसे भी लगे, लेकिन वैसे उनका काम जो है वो आपको संभालना और आपकी सेहत को संभालना होता है। बिल्कुल, बस इसीलिए तो बात छिपा रहे थे हम कि भाई ये जो छुपी हुई चीजें जो हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, और छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने इसकी शुभकामना लिखकर भेज दी हमें आज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और चूंकि ये सभी लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन भी है, मतलब ऐसे भी हम करते हैं, लेकिन आज खास तौर से इस बात पर जोर दिया जाता है और इससे संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे श्रोताओं को मालूम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 28 फरवरी को ही चुना गया राष्ट्रीय दिवस के रूप में, विज्ञान दिवस के रूप में, क्योंकि ये भारतीय इतिहास की खास तारीख है और 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज दुनिया को मिली थी। जी हाँ, सुविख्यात भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की इस खोज से विश्व भर के वैज्ञानिकों को एक नई दिशा मिली। सीवी रमन को 1930 में इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की इस बड़ी उपलब्धि की याद दिलाता है आज का दिन, और भारत के खाते में इन उपलब्धियों की संख्या बढ़ती रहेगी, ये विश्वास भी जगाता है। बिल्कुल। दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा।
की रीत के साथ साथ विज्ञान पर जो नए नए आविष्कारों की जीत है, ये भी भारत की उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा मुकाम है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी प्रीत की बात है तो विज्ञान से भी प्रीत तो हमने कर ही ली है और बिल्कुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, है ना? तो आज युग में विकास के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में तो हम सब जानते ही जानते हैं, और विज्ञान से होने वाले फायदों की भी लोगों को जानकारी हो और उसके साथ साथ उनकी सोच भी वैज्ञानिक हो। जी हाँ, इसी तरह से अगर विकास की बात करें और हम अगर भविष्य की ओर देखते हैं तो ये भी हमें देखना होगा कि विज्ञान की बागडोर मजबूती से बंधी रहे, थमी रहे और सही हाथों में रहे और इसका सही उपयोग हो। और बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी विज्ञान में दिलचस्पी ले और वैज्ञानिक सोच के साथ अपने भविष्य का निर्माण करें। ये भी ये मनाने का उद्देश्य है ये दिन को। तो इसीलिए आज वैज्ञानिक संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में, एकेडमीज में, कॉलेज, स्कूल, सब जगह पर वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं क्विज प्रतियोगिता होती है, कहीं प्रदर्शनियां लगती हैं और वहां पर बच्चों का तो कौशल देखते ही बनता है। हाँ, और इसके संग संग जो बच्चे उस कुशलता में आगे नहीं हैं, उनको एक तरह से प्रेरित करना, उन्हें आकर्षित करने का भी एक प्रयास होता है ना? और राजुल, हर साल एक थीम होती है। तो इस बार की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। जी, तो सस्टेनेबल बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम जिस तरह से हैं, एक तो बहुत स्थिर रहे जो भी हमारा विकास हो। ऐसा ना हो कि अभी हुआ और हम एकदम से फिर लुढ़क गए या गिर गए कहीं, या कहीं कुछ व्यवधान आ गया। दूसरा इसके संग संग ये भी है कि जो हमारा अपना एक कहना चाहिए कलेवर है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए। जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ छोड़कर कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ जाएं, है ना? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना, ये है इस दिन को मनाने का उद्देश्य। और 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और औद्योगिक संचार परिषद के पहल से ये शुरू हुआ विज्ञान दिवस। और सिर्फ विज्ञान के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए दिन नहीं है, बल्कि ये तो हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब प्रीत करते हैं विज्ञान से। बिल्कुल, है ना? अब जैसे हम रमन प्रभाव को ही लें तो इसकी मदद से औषधियों के, पेट्रोकेमिकल्स और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण प्रक्रम में अध्ययन करने और उनकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसको मॉनिटर करने और गुणवत्ता उसको निर्धारित करने में इसकी मदद ली जाती है। इसके संग संग अपराध विज्ञान में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अपराध विज्ञान में जो है ना, पैक्ट्रस या बक्सों को खोले, उसके अंदर रखे पदार्थ या वस्तु का पता लगाया जा सकता है बिना खोले। क्योंकि अभी जैसे हम लोग अक्सर जो सामान्य तौर पर देखते हैं कि अच्छा यहाँ बॉम्ब मिला, तो बिना खोले उसको किस तरह से पता कर लें कि हाँ इसमें कुछ विस्फोटक है या नहीं है। भूगर्भ शास्त्री और ऐसे ही खनिज वैज्ञानिक रत्नों, खनिजों की पहचान कर लेते हैं, विभिन्न दशाओं में खनिज व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं। इन्हीं सब तकनीक की वजह से होता है। और वैसे भी देखो ना, मौसम की जो जानकारी अब हमें इतनी आसानी से मिलती है, पूरा हवा जो भी है, पानी है, उनकी लहरें, उनकी जो प्रवाह है, किस दिशा में जा रहा है, उसकी दबाव कितना है, ये सब कुछ पता चल जाता है। घनत्व कितना है ना, पूरा चित्र खिंच के सामने आ जाता है हमारे सामने, है ना? बिल्कुल। और रमन प्रभाव की अगर हम बात करें तो डीएनए या आरएनए के विश्लेषण में भी, या किसी रोग का पता लगाना हो, निदान करना हो, या जो एकल सेल है, सिंगल सेल, हाँ, उनकी अगर उनका विश्लेषण करना हो, उनकी स्टडी करनी हो, तो उसमें भी रमन प्रभाव का उपयोग होता है। तो इस तरह से बहुत कुछ करता है रमन प्रभाव, और इसके साथ ही साथ और भी जो वैज्ञानिक खोजें हैं वो बहुत कुछ करती हैं। अब जैसा कि हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कि पहले तो शुभकामनाएं सभी ने दी हैं। इन्होंने लिखा है कि कभी कभी हम श्रोता सिर्फ आपकी आवाज़ से आपको पहचानते थे, सुनते थे। विज्ञान का यह चमत्कार, हम श्रोताओं आपसे डिजिटल माध्यम से मिलते हैं। उन हजारों हजार महान वैज्ञानिकों को, आदरणीय वैज्ञानिकों को शत शत नमन, जिन्होंने अंधविश्वास की इन्होंने बात अच्छी लिखी है, मिटाकर विज्ञान के चमत्कार से हमें अवगत कराया। वैसे तो देश के विकास में विज्ञान का बहुत महत्व है, पर मुझे लगता है विज्ञान ने जो किचन में क्रांति लाई है वो गृहिणी के लिए चमत्कार है। गैस स्टोव, माइक्रोवेव, चिमनी, मिक्सी, फूड प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब कितना सुखद है वाकई। सही बात है। अब एक संदेश और है, लिखते हैं, आज के युग का भगवान है विज्ञान। सबसे विज्ञान की खोज हुई है और इस विज्ञान ने हमें नए आयाम दिए हैं, नई मंजिलें दी हैं।
बस का सफर, रेलवे का सफर करते करते आज हम उस युग में पहुंच गए हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और ये है अंतरिक्ष का सफर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम को परिभाषित करके जिस बल की खोज की गई, वो सफर धीरे धीरे बढ़ता गया। बल्ब के आविष्कार की बात इन्होंने की है, रेडियो, टेलीफोन, फोन और आज मोबाइल फोन ने संपूर्ण विश्व को एक कर दिया है। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि मोबाइल फोन में ही अपने आप में क्या क्या नहीं है, घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, मैप, रेडियो, टीवी, सिनेमा, फिल्मी गाने, वर्ल्ड की किसी भी जानकारी को आप ढूंढ सकते हैं। और ये मोबाइल हमारे लिए बिल्कुल भगवान जैसा हो गया है, जिसके माध्यम से आज मैं विविध भारती सुन रहा हूँ। और देखिए, आपका संदेश हम पढ़ रहे हैं, है ना? ये तो बात है ही है। तो भाई अलग अलग तरह की खुशियां हैं विज्ञान को लेकर। और जब सखियों की बात होती है ना, तो एक तो बात ये है कि उन्हें घर के कामों में विज्ञान ने बहुत उनके लिए सुविधाजनक कर दिया है घर के काम को, और इसके साथ ही साथ सजने संवरने को भी बहुत सुविधाजनक कर दिया है। मतलब कितनी सारी, देखिए ना, हमने भी बात की थी प्रसाधन सामग्रियों को जो बनते हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया में, और उनको देखने में कि कैसा उनकी क्वालिटी क्या है, क्या उनका श्रेणी है, किस तरह की है, वो सब निगरानी रखता है विज्ञान। तो इस तरह से सभी चीजों में विज्ञान का दखल है, और बहुत अच्छी तरह खूबसूरती से दखल है जी। तो इतनी खूबसूरती की बात चल रही है, तो एक खूबसूरत सा गीत सुन लें। कंगना, खनक गयो हाय बड़ी कंगना।
रेणु जी, ये तो बात हुई नाजुक कलाइयों में खनकते हुए बैरी कंगने की। अच्छा। और वैसे जब अब इसके बाद मुक्केबाजी करोगी, मजबूत मुट्ठियों में बॉक्सिंग का ग्लव आता है, तब भी मतलब क्या क्या तो कमाल होते हैं। सच बात। और हमारी बेटियों ने बहुत दमखम के साथ इस खेल में हिस्सा लिया और काफी आगे आ गई, और विश्व स्तर पर कहना चाहिए कि एक पहचान बन गई है हमारे देश के। लड़कियां जो मुक्केबाजी करती हैं उनके बारे में, यानी महिला मुक्केबाजी में एक पहचान बनी है हमारे देश की, है ना? बिल्कुल। और कविता चहल एक ऐसी ही भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व रैंकिंग में द्वितीय स्थान बनाया है। इस स्थान तक पहुंचने के पीछे उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने का जज्बा। हाँ, तभी तो देखो, हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव है निभरी, जहां 8 अप्रैल 1985 को कविता चहल का जन्म हुआ। उनके पिता भूप सिंह मुक्केबाज थे और उन्होंने बचपन से ही जोर आजमाइश बहुत आकर्षित करते थे उनको, और इसलिए उन्होंने कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। लेकिन एक मैच में कविता चहल के घुटने पर चोट लगी तो उनकी माँ बहुत विचलित हो गई और उन्होंने कहा कि भाई अब कबड्डी नहीं खेलनी। तो माँ की इच्छा का तो सम्मान करना ही था, उन्होंने कबड्डी छोड़ दी। लेकिन पिता ने समझाया और उनको रास्ता दिखाया, और उनके सुझाए रास्ते पर चलते हुए उन्हें मुक्केबाजी का रिंग पसंद आने लगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है ना, मतलब घुटने की चोट अब चेहरे और बाकी शरीर पर आ गई, है ना? धीरे धीरे सब कुछ भुलाकर वो बॉक्सिंग रिंग में सिमट गई, और शुरुआत में उनके पिता ने उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया, लेकिन और जाहिर है कि फिर ऐसे में तो लोग ताने कसते हैं, लेकिन फिर कविता के साहस और उनके पिता की हिम्मत पर उन तानों का उल्टा ही असर हुआ। जैसे जैसे कहते हैं ना कि चुनौतियां सामने आती हैं या बातें सुनने को मिलती हैं, तो एक अगर मजबूत इरादे वाले लोग हों तो ये मजबूती और दुगनी तिगुनी हो जाती है ना। वही कुछ इनके साथ भी हुआ, और पिता के प्रोत्साहन से कविता मुक्केबाजी के गुर सीखने लगी और पारंगत होती चली गई। फिर बॉक्सिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए एक बार फिर उनके सामने चुनौती आई। भिवानी, जहां पर उन्हें जाना था बॉक्सिंग क्लब में, वो उनके गाँव से बहुत दूर था। तो अब क्या किया जाए, लेकिन उतनी दूरी तक बस का सफर था और बहुत लंबी दूरी थी वो। तो उस दूरी को उन्होंने बस से वो जाती और वहां जाकर फिर बॉक्सिंग क्लब में जाके बॉक्सिंग सीखती और फिर वापस लौटती। लेकिन ये तो एक बात हुई। इससे पहल भी एक जबरदस्त उनके सामने मुश्किल थी। बॉक्सिंग क्लब में अंदर जाने तक की मुश्किल। देखो, मुश्किल अंदर जाने तक की होती है, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद ये जब आप देखें कि केवल एक लड़की के नाम पर आप अकेले हैं, तब कैसे हिम्मत जवाब देती है, ये सब हमारे श्रोता समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर उनके पिता ने उनके हिम्मत को बढ़ाया, संभाला उनको उनके डगमगाते पैरों को एक मजबूती दी और पूरे साहस के साथ उनको कहा कि नहीं, यहाँ कदम जमा कर रखो। बस उसी का परिणाम था कि उस दिन के बाद से कविता चहल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती गई वो बराबर। सुविख्यात प्रशिक्षक जगदीश सिंह से उन्होंने बाद में प्रशिक्षण लेना शुरू किया और उनकी मुक्केबाजी में बराबर निखार आता चला गया। कविता ने सफलता के नए आयाम गढ़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 2010 और 2012 में उन्होंने हैवीवेट वर्ग में 2 बार विश्व चैंपियनशिप जीती और 4 बार एशियाई चैंपियनशिप में भी वो विजेता रहीं। इसके अलावा 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन जीतने वाली मुक्केबाज कविता चहल को 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। कविता चहल 3 बार विश्व पुलिस खेलों में स्वर्ण पदक लेकर लौटी हैं और वो भारतीय पुलिस में काम भी करती हैं। जी, कविता चहल को उनकी उपलब्धियों के लिए 2014 में भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी कहना चाहिए ना कि इतनी बातें सुनकर तो लगता है ना कि उनकी जिजीविशा और उनकी हिम्मत को सलाम हम करते हैं, और मन करता है कि बस मतलब क्या कहना चाहिए, लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा मौका मिले, या जहां पर भी हम हैं कम से कम ये तो रखें कि अपनी हिम्मत को बनाए रखें, और कम से आने वाली जो पीढ़ी है उनको कुछ जो भी वो करना चाहें उनके लिए संबल बन सके, है ना। रेणु जी, एक इनके इंटरव्यू में कहीं पर पढ़ा था कि इन्होंने बताया था कि ये दोबारा जब एक खेल में वापस लौटी हैं, उस वक्त इन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया था। तो ज्यादातर ये होता है कि ऐसे में खासतौर से महिलाएं वो पैर वापस ले लेती हैं, जैसे कि उम्र बढ़ रही है तो फिर मतलब अब घर गृहस्थी संभालनी है या नौकरी के साथ साथ ये सब करना भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने पूरे दमखम से हिस्सा लिया और विजेता होकर लौटी
पाती, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। वो हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में रहने वाली उस लड़की के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनके मन में कुछ करने का संकल्प है, कि नहीं राजुल? बिल्कुल। और जिसके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, लेकिन समाज की बंदिशें और ढेर सारी रुकावटों को हम अगर पीछे कर लें, आगे बढ़ें, तभी तो बात बनती है ना, और तभी कहीं नाम होता है और आपके सपने पूरे होते हैं। नहीं तो फिर बैठे रहिए बस ऐसे। सही बात है। और ऐसी हर लड़की से कविता चहल कहती हैं कि अपने दिल की सुनो, जीवन तुम्हारा है, इसे कैसे जीना है इसके निर्णय का हक तुम्हारा ही होगा। तो यानी अपने मन की बात पर चलने वालों का जो अच्छे अंजाम होते हैं या जो मंजिल तक वो पहुंचते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसकी एक मिसाल है कविता चहल अपने आप में, और तमाम उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो कि आगे जाकर कुछ करना चाहती हैं। राजुल, एक बात और है कि मन की सुनो जरूर, लेकिन मन में कुछ तो सपने अपने संजो कर रखो। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी जीवन तो कट ही जाएगा, है ना? लेकिन कुछ तो कुछ करिए कि नाम भी करके जाए तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। क्या है बात है। वैसे रेणु जी, एक बात ये तो है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। बस जरूरत है कि वो अंदर अपने टटोलने की और उस खूबी को पहचानने की। और कई बार तो बहुत सारी खूबियां होती हैं और खूबियों की झलक जब जब दिखती है तब लोग कहते हैं अरे वाह ये तो बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन खुद मन तैयार नहीं होता और खुद कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं। इसका आपको एहसास होगा। तो ये गीत सुन लेते हैं एहसास के साथ साथ।
रेणु जी कुछ और हुआ हो वो या ना हुआ हो, लेकिन एक बात तो है कि ये जो विज्ञान का सफर है, इसके जरिए जो हमारे श्रोता हैं वो हमसे सीधे सीधे जुड़ते हैं जब, जी बिल्कुल, तो उनकी रचनात्मकता का हमें पता जरूर लग जाता है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया? जैसे कि हमारे एक साथी लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। ये तो चलिए एक गाने की लाइन हो गई। आगे लिखते हैं कि वैज्ञानिकों ने कर डाली कितनी नई नई तकनीकी शोध, गजब इत्तेफाक है। क्या बात है। मिल गए कितने अजनबी बन गए दोस्त, अजीब इत्तेफाक है। विविध भारती सेवा ने फेसबुक से हमें जोड़ा, गजब इत्तेफाक है। विविध भारती के प्रति आकर्षण ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से कुछ कम नहीं है, जो दिन रात अपने प्रसारण के साथ मनोरंजन करते हुए हमें हमेशा आकर्षित करती है। क्या बात है। वैसे ये भी इत्तेफाक है कि जितना आकर्षण आपको हम करते हैं उतना ही आप लोग भी हमें आकर्षित करते हैं और ये दोनों तरफ से होता है ना। और जब विज्ञान की बात चल रही है तो बैक्टीरिया भी कहना चाहिए कि हमें भी पहले तो थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे शोधों में धीरे धीरे चीजें पता चली कि किस तरह से बैक्टीरिया होते क्या हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से गड़बड़ होते हैं। देखो, अच्छी बुराई की बात अगर होती है, अच्छाई की बुराई की, तो विज्ञान भी ऐसे ही है कि हम विध्वंसक भी है, जहाँ वही हमें बहुत कुछ उसने दिया भी है। शांति भी इसी से होती है और इसी से युद्ध भी हो सकता है, है ना। तो ये निर्भर करता है कि हम किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन हाँ, ये बैक्टीरिया जो है हम इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जहाँ प्राकृतिक रूप से हैं उनका क्या उपयोग है, सदुपयोग है और किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, ये बातें जानना बहुत जरूरी है ना। तो इस बारे में हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखकर भेज दिया ना। हाँ। जैसे कि एक साथी लिखते हैं, हमारे शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, मगर गलत चीजें खाने और कुछ गलत आदतों के कारण ये अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड या एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन, जंक फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे जो हम पीते हैं, पेय पदार्थ, हाँ, और बहुत तेज मिर्च मसाला या अधिक नॉनवेज खाना, शुगर, कच्चे फल और सब्जियां, रेशेदार भोजन को कम खाना। देखिए, इतनी जानकारी है हमारे साथियों को। नहीं है तो देखो भाई सबके पास, और इसीलिए तो कुछ लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं, कुछ लोग जानना नहीं चाहते या आज तक उन्होंने उस विषय में पढ़ाई नहीं की या जानने की जरूरत नहीं महसूस की। तो हमारे साथी ने कुछ इसी तरह से लिखा है कि हम तो यही जानते थे कि बैक्टीरिया डिजीज को फैलाते हैं, पर आजकल कुछ दिनों से डॉक्टरों के मुंह से अच्छी वाली बैक्टीरिया से जिससे दही जम जाती थी, कौन सी बैक्टीरिया अच्छी वाली होती है पता नहीं, कुछ दवाएं भी ऐसी आई हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को आपके शरीर में सुरक्षित रखती हैं, ऐसा मैंने सुना। कुछ विशेष जानकारी नहीं चाहिए। आज का विषय रोचक है, महत्वपूर्ण है, जरूर सुनते हैं। तो भाई बात बिल्कुल सही है। ये हम लोग बातचीत के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें जो आप कभी डॉक्टर से सुनते हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ लेते हैं, तो जाहिर है कि हम भी सोचते हैं कि साझा कर लिया जाए, है ना। बिल्कुल, तो साझा करते हैं ये सारी जानकारियां, लेकिन रेणु जी अभी एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेक तो समाप्त हो गया है और हम फिर सखी सहेलियों से जुड़ गए हैं। जी हाँ। तो बैक्टीरियाज की बात हो रही थी। बैक्टीरियाज मतलब सूक्ष्म जीव, बहुत सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव, हाँ, आंखों से दिखते ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इनके भी परिवार होते हैं। इनके परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, और तो और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमें संक्रमण से भी बचाते हैं। बिल्कुल, तो यानी शरीर को निरोगी रखने में कुछ बैक्टीरिया अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। दरअसल हमारे शरीर में कुल जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से आधी से ज्यादा बैक्टीरियाज की हैं, जो हमारी
आंतों के सही पीएच वाले पोषक वातावरण में पलते हैं। ये शरीर में अच्छे बैक्टीरिया यानी मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं। जी हाँ, मित्र जीवाणु दूध दही जैसे मतलब खुद भी मित्र होते हैं, हाँ, और अपने और संगी साथियों को भी बुला लेते देखो, हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी भावनाएं रखेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें बढ़ेंगी। हाँ। तो ये अच्छे जो होते हैं तो अच्छे लोगों को बुला लेते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को। मित्र जीवाणु जैसे दूध दही और भोज्य पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वैसे देखा जाए तो मित्र बैक्टीरिया को शरीर में पहुंचाने का काम जन्म से ही शुरू हो जाता है, और सामान्य रूप से जन्म लेने वाले जो कि नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं, जो बगैर शल्य चिकित्सा के होते हैं, बच्चों को पैदा होते ही माँ से इन जीवाणुओं का सुरक्षा कवच मिल जाता है। जब धरती पर आ रहे होते हैं उसी वक्त उनको माँ से इनका सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो जन्म से साथ देने वाले ये जीवाणु बच्चों की एलर्जी वगैरह से रक्षा करते हैं। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब भी बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि माँ से बच्चे में दाखिल होते हैं, और इसके बाद जब बच्चा खाना शुरू करता है तो इन मित्र जीवाणुओं की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये पूरी तरह से उसके खान पान पर निर्भर है, यानी कि माँ जो उसे पोषण देती है उसके अलावा जो उसके शरीर में क्या संख्या होगी अच्छे बैक्टीरिया की, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि घर पे उसे किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं कि किस उम्र में कितने महीने के हो गए, कितने वर्ष के हो गए, उस हिसाब से हम उनके जो भी उनका खाना होता है उसमें दिन प्रतिदिन कहना चाहिए ना बढ़ोतरी करते रहते हैं, और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनका समावेश किया जाए ताकि उनका जो मतलब सुरक्षित तो रहें, स्वस्थ रहें, और इस तरीके से पूरे भविष्य की पूरी कहना चाहिए तैयारी कर दी जाती है ना। बिल्कुल रेणु जी, जो आंतों में पलने वाले बैक्टीरियाज हैं इनको पेट के माइक्रोबायोटा कहा जाता है, और इनका संबंध लाइफस्टाइल से भी जुड़ा रहता है खाने के अलावा। इन माइक्रोबायोटा की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जैसा कि अभी आपने कहा था, और जिन्हें विविध माइक्रोबायोटा जितने मौजूद होंगे उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब जितनी तरह तरह के, ये एक ही तरह के नहीं होते, बहुत तरह के, बहुत किस्में होती हैं इनकी, और जितनी ज्यादा किस्में होंगी और जितनी संख्या में होंगे उतना ही लाभ देंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा। हाँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो ये मत सोचिए कि ज्यादा संख्या है तो कम से भी काम चलेगा। हाँ। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबको अपना रोल अदा करना है। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाते हैं। इनमें हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने का गुण होता है, जिससे एंटी एजिंग की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक तौर पर होती है। हाँ, यानी कि जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं तेजी से, झुर्रियां या इस तरह की जो बातें होती हैं, त्वचा का ढीला पड़ जाना, मांसपेशियों का थोड़ा सा ढीला पड़ जाना, तो उन सब चीजों की देखभाल भी ये बैक्टीरियाज करते हैं। तो सोचिए ना कितने सारे काम करते हैं छोटे छोटे, पता थोड़ी चलता है। हाँ। अब नाक और साइनस संबंधी एलर्जी के साथ मित्र बैक्टीरिया तो रहते ही हैं, उनको बिल्कुल दूर रखते हैं शरीर से। इसके अलावा जो जहरीले प्रभाव होते हैं उनसे भी डट कर मुकाबला करते हैं और शरीर की मदद करते हैं, बल्कि इस मामले में कि वो बिल्कुल सतर्क रहे, सजग रहे, सतर्क रहे, और ऐसा प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं जिससे कि कोई बीमारी ना आने पाए पास में। और एक बहुत बड़ी बात है जो कि कई बार लोगों के लिए सर का दर्द बन जाती है कि वजन बढ़ रहा है। हाँ। तो वजन बढ़ने को भी ये जो होते हैं बैक्टीरियाज वो नियंत्रित करते हैं। तो भाई बड़ी खुशी की बात तुमने बता दी। तो एक गीत सुनते हैं और फिर इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथियों ने भी अपने विचार लिखकर भेजे हैं, उन्हें भी साझा करना है और थोड़ी सी बातें और भी बैक्टीरिया के बारे में रह गई हैं ना। बिल्कुल। किस ख्याल में बाजे मन के तार।
हो। जाने क्यों जिया लहराए, राज ये समझ ना आए, राज ये समझ ना आए। छाई रे शर्म की लाली, हाय रे न भूला जाए, हाय रे न भूला जाए। छल के है प्यार है, छम छम मैं नाचूं झूमती बहारों में, जाने किस ख्याल में बाजे मन के तार। हो आज किया है मैंने पहला सिंगार, हो आज किया है मैंने पहला सिंगार है। छम छम मैं नाचूं झूमती बहारों में, जाने किस ख्याल में बाजे मन के तार। ला 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 हा 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 हो हो। देखूं जी मैं दिन में सपना, कोई तो बनेगा अपना, कोई तो बनेगा अपना। कोई रे मैं जिनके धन में, आएंगे वो एक दिन अंगना, आएंगे वो एक दिन अंगना। करो इंतजार है, छम छम मैं नाचूं झूमती बहारों में, जाने किस ख्याल में बाजे मन के तार। हो आज किया है मैंने पहला सिंगार, हो आज किया है मैंने पहला सिंगार है। छम छम मैं नाचूं झूमती बहारों में, जाने किस ख्याल में बाजे मन के तार। झूमे नाचेंगे तो है ही आप, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये तो हम बहुत देर से बता रहे हैं राजुल, लेकिन गलत चीजें खाने और कुछ गलत आदतों के कारण ये अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। जैसे स्टेरॉयड, एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन, ये सब तो बात है ही, मिर्च मसाला, ये सब भी चीजें जो हैं इन सब से भी मरते हैं। लेकिन आपने एक ने बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि अगर आप अपनी आंत के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हरी सब्जियों का सेवन करें, और साथ ही दही और लस्सी का सेवन न केवल आपके खाने के स्वाद को बढ़ाएगा बल्कि आपकी पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ बातें और भी लिखी हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले ये बैक्टीरियाज हैं। कुछ ऐसे खाद्य हैं जिन्हें हम अपने भोजन में शामिल करके हमारी गट हेल्थ को सुधार सकते हैं, यानी पेट की सेहत जो है। जैसे अनानास, कच्चा प्याज, लहसुन, छाछ और खमीरीकृत पदार्थ, ये न केवल हमारे पेट को दुरुस्त रखते हैं वरन मुंह में छालों की समस्या, मोटापे आदि से भी हमें बचाते हैं। इनसे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और एलर्जी, एक्जिमा भी हमारे शरीर में नहीं पनपता। ये बात भी है। गुड बैक्टीरिया यानी भोजन में छाछ का होना गुजरात में भोजन के साथ साथ जरूर लेते हैं, ये पाचन के लिए सहायक होती है। तो भाई छाछ तो लगभग हिंदुस्तान में सभी जगह इस्तेमाल की जाती है। और दही का तो अपना महत्व है ही। और बातें खिल जाती हैं अगर साथ में छाछ हो, दही हो, सहारा हो जाता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों का भोजन जो है, वैसे अगर हम जो पारंपरिक रूप से खाते हैं वो वाकई बहुत संतुलित होता है। उन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसके संग से एक बात और है कि जीवन शैली में सुधार बहुत जरूरी है। जैसे समय से सोना, समय से जागना, योग करना, व्यायाम करना, सफाई स्वच्छता से रहना, सही समय पर खाना पीना, और सबसे बड़ी बात कि तनाव मुक्त रहना। तनाव और चिंता से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। सब चीज जला देगा नहीं तो, है ना? बिल्कुल। अच्छा रेणु जी, बैक्टीरिया सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। और ये जो है, ये भी, इनमें भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। शोध से पता चला है कि पेड़ों से मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को कार्बन मिलता है। अब लेन देन में बहुत विश्वास रखते हैं। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो ये आपका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, ये जैसे आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तो ये खुश होकर आपके शरीर की सेहत का बिल्कुल चारों तरफ से जुड़ जाते हैं और एक रक्षा कवच बना जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई पेड़ जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ये बदले में मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को डिग्रेड करते हैं और नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व निकालते हैं। क्या बात है। सोचिए कितने मतलब
पक्के हैं, उसूल पूरी, के पक्के हैं। हाँ, यानी फैक्ट्री लगा रखी है। क्या बात है, ये प्रकृति का चमत्कार है जिसे हमें पता भी नहीं और बिना किसी को बताए ये अनवरत चल रहा है, चलता जा रहा है। इसके अलावा मिट्टी में मौजूद मित्र बैक्टीरिया तनाव जो है का सामना करते हैं, कीटों से लड़ते हैं। इसके संग संग देखा जाए तो पर्यावरण में इनकी बहुत खास भूमिका होती है ना। हाँ, जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए बैक्टीरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। तो बैक्टीरिया का ये जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, छोटे से नन्हे से बैक्टीरिया का, जी, जरा सी जान लेकिन कितने काम, और उन सब कामों का एक ही लक्ष्य है कि इंसान या जानवर या पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। तो सोचिए ना, जलवायु के लिए तो या पर्यावरण के लिए ये कितने महत्वपूर्ण है। ये क्यों कह रही हो राजुल कि इंसान और उसके संग संग पर्यावरण, भाई पर्यावरण का अगर ध्यान रख रहे हैं, इन सब का भी अगर ख्याल रख रहे हैं, पेड़ पौधों का ख्याल रख रहे हैं, मिट्टी का ख्याल रख रहे हैं, तो हम इंसानों का ही ख्याल रख रहे हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो। बिल्कुल, हम अलग नहीं क्योंकि हैं पर्यावरण ये सारी चीजें, हाँ, हमारे लिए ही बनी हैं और ये सब सुरक्षित रहेंगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, है ना। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्यावरण अगर जरा भी ढीला पड़ा, इधर उधर हुआ, तो हम जरूर खतरे में आ जाएंगे। तो ये वैसे भी देखा जाए राजुल, तो इस कोरोना काल में ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें प्रकृति की पूरी तरह से ज़रूरत है। चाहे ये बहुत अति सूक्ष्म बैक्टीरिया हों, चाहे एंजाइम्स हों, या जो भी हो, या हवा है, शुद्ध जलवायु है, जल है, इन सब की हमें ज़रूरत है इंसानों को, ये हमें समझना पड़ेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी बात, ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हमें सिखाते हैं कि अब जो कुछ हमें मिला है उसका सम्मान करें। हाँ, अपने शरीर का सम्मान करें, अपनी प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण का सम्मान करें, अपने आसपास जो कुछ भी है उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करते हुए उसका पूरा पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल पूरा ख्याल रखें, और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जिस लिए प्रकृति ने आपका निर्माण किया है, उस कर्म को बखूबी अंजाम दे, चाहे कोई देखे या ना देखे। बिल्कुल। तो भाई ये जो नन्हे नन्हे बैक्टीरियाज हैं, इनको भी सलाम, और हम गाने की तरफ चले। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा है मौका, किसने है रोका, हो जाए प्यार जरा जरा। देखो जी देखो, देना ना धोखा, है एतबार जरा जरा। अच्छा है मौका, किसने है रोका, हो जाए प्यार जरा जरा। देखो जी देखो, देना ना धोखा, है एतबार जरा जरा। बंगला रखा है खाली, कब से तुम्हारे लिए। हम जानते हैं करते हो क्या क्या, तुम भी हमारे लिए। दिल का ये बंगला रखा है खाली, कब से तुम्हारे लिए। हम जानते हैं करते हो क्या क्या, तुम भी हमारे लिए। प्यार है जागा जब से है लागा, नैनों का तार जरा जरा। देखो जी देखो, देना न धोखा, है एतबार जरा जरा। दुनिया है दरिया, तुम एक लहर हो, मैं हूँ तुम्हारा किनारा। हमने भी तुमको समझा हुआ है, जान से दिल से हमारा। जितना तुम्हें है उतना हमें है, दिल का बुखार जरा जरा। देखो जी देखो, देना न धोखा, है एतबार जरा जरा। सोमवार का मुहूर्त अति शुभ है, उसके पश्चात ही महीने तक तारा डूबा रहेगा और कोई मंगनी ब्याह ना कर सकेगा। ठीक है, हम सोमवार को ही मंगनी कर देंगे। भूल न जाना
सुनिए, ये मेरी बेटी गा रही है, कितनी अच्छी आवाज आई है। हाँ, बहुत सुरीली है। रजिस्टर कर दूंगा शादी। मगर सेठ जी, ये सुरीला कौन? सुरीला? भूलने जाना कोई नहीं, ये तो मेरी बेटी गा रही है। हाँ, बेटी गा रही है। कल ही रजिस्टर कर दूंगा शादी। जले तो जले। क्या जादू है आपकी बेटी के गले में? अकेली गाती है, ये मालूम होता है कि तो गा रहे। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देखो देना न धोखा, एतबार जरा जरा। अच्छा है मौका, कितने है रोका, हो जाए प्यार जरा जरा। देखो जी देखो, देना न धोखा, एतबार जरा जरा। देखिए ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी खास कोई सिचुएशन होती है, उसमें कैसा अपने आप हंसी के फुहारे फूट पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन जरूरत है कि एतबार किया जाए। और एतबार करने की जब बात है तो देखो, आज 60 के पार की जब हम बात करते हैं तो एतबार करें या ना करें, इंतजार करें या ना करें, ये उम्र आ ही जाती है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी तो है, साठा तो पाठा, ऐसा लोग बोलते हैं। 60 के पार, चलिए आज कुछ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि मैं तो उस लाइन के पार आ गई हूँ। क्या बात है। 60 के पास कुछ ने पहले ही लिख दिया है, 60 के पार कुछ करूं या करूं ना करूं, फुल टाइम विविध भारती जरूर सुनूंगी, अभी चोरी चोरी समय निकाल पाती हूँ। क्या बात है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम अग्रिम धन्यवाद दे देते हैं। हाँ, हमारी एक और साथी कहती हैं कि मेरी आई हमेशा कहती थी कि जीवन 60 के बाद ही शुरू होता है, जब हमारी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाती हैं। वो योगा क्लास, भजन कीर्तन, बगीचे की देखभाल, लिखना पढ़ना, ये सारे अपनी रुचि के काम करने लगी। क्या बात है, यही होना ही चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, 60 के पार नई शुरुआत, मनुष्य का ये समय कई समस्याएं से घिर जाता है, वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि समस्याएं तो क्या बचपन में नहीं होती, या जवानी में नहीं होती, या प्रौढ़ावस्था में नहीं होती, होती हर वक्त है। बस ये है कि हम शारीरिक रूप से सक्षम रहते हैं तो शायद निकल जाती हैं, और इसके लिए हम पहले से घबराते रहते हैं, शायद इसलिए ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल यही बात है। अब भाई यही तो बात है ना कि आ रही है, जो उम्र आ रही है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप शरीर आपका मानते हैं थोड़ा शिथिल हो रहा है, कुछ वो तो शरीर की मांग है, लेकिन दिमाग से भी कमजोर हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप एक बार, वो कहते हैं ना सीनियर सिटीजन, जब उस श्रेणी में आ जाते हैं आप, तो आपका दिमाग और भी ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। और 60 के बाद ही तो मौका मिलता है कि अपने मन का काम कर सके, जैसा कि हमारी एक सखी ने बताया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग दूसरी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, और बहुत से लोग देश या दुनिया घूमने की इच्छा रखते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद मिले समय का सही उपयोग कर सकते हैं ऐसे में। बल्कि ये कहना चाहिए ना कि पहले आप नहीं कर सके, आपको ये मौका मिला है, तो दूसरी पारी को एकदम खूब खुशनुमा तरीके से, उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसका पहले तो स्वागत करना चाहिए, और फिर उसको जीना शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग, सही बात है कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन सक्रिय जीवन बिताने के बाद ये है मन में कि हाँ, कहीं हम खाली बैठे तो कहीं निराश तो नहीं होने लगेंगे, कहीं अवसादग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी ना सोचें, बल्कि कुछ नया काम शुरू करें और बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर उत्साह के साथ जिंदगी का स्वागत किया जाए तो कभी भी नई शुरुआत हो सकती है, वो 60 क्या और 70 क्या। जी हाँ। हौसला है तो उम्र कभी आड़े नहीं आती, और कहा भी जाता है एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब उम्र सिर्फ संख्या होती है जो कि आपके दिमाग में होती है, और उस संख्या को अगर आप निकाल दें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि 20-22 साल के भी बच्चे इस तरह से बात करते हैं, लगता है कि ये 70 साल के हैं, है ना? तो आप समझ जाइए कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये बात है कि जो उम्र दराज व्यक्ति होते हैं उनके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर कुछ नहीं तो वो आज जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके जरिए भी वो बराबर सक्रिय रह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई मिलता जुलता नहीं, हम अकेले पड़ गए हैं, तो वो अकेलेपन का भी एहसास नहीं रहता, क्योंकि
तमाम सारे माध्यम हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, कहीं पर भी आप सक्रियता से अपनी बात कह सकते हैं और देखिए दूसरों की सुन सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि जब लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं आपके किसी बात पर या आपके किसी विचार पर, या आपने कुछ बनाया है और उसको आपने पेश किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है राजू, तो आप ऐसा महसूस करना क्या, हमें तो लगता ही है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि नहीं ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग बहुत तारीफ करते हैं, कुछ लोग अपनी यादों में खुद चले जाते हैं और उसको साझा कर लेते हैं कि अच्छा, अरे तो वाह, ऐसे तो हमारी माँ भी बचपन में बनाती थी, करती थी। तो कुछ इस तरह से, किस तरह से हम वार्तालाप करने लगते हैं, हाँ, बल्कि और बिना बात किए उन्मुक्त होकर करने लगते हैं तब, क्योंकि कोई इस तरह की बात नहीं होती कि भाई अभी कार्यालय जाना है या घर संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति भी तो बहुत सारे, क्यों न सुबह उठना, न दफ्तर को भागना, 60 के पार का क्या कहना, है ना। टिफिन को कर देते हैं बाय बाय, अब हर रोज अमृत है चखना, 60 के पार का क्या कहना। क्योंकि भाई तुरंत आप ताजा तरीन खाना खाते हैं, जो सोचिए आपने कभी जब दफ्तर जाते थे या व्यवसाय पे जाते थे तो आप नहीं खा पाते थे, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो नई योजनाएं बनाना और जिंदा है रहना, तो 60 के पार का क्या है कहना। वाह, वो शौक जो रह गए थे पीछे, उन्हें पूरा करना है, क्या बात है। तो भाई उसे पूरा है करना, तो बस 60 के पार का क्या कहना। तो कुछ इस तरह से आगे कदम है बढ़ाना। और हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। बिल्कुल। देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए जिहाद, कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए। इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए। आप तो जनाब हद से बढ़ चले, बातों बातों में पड़ गए गले। चल दिए कहाँ बात सुनिए मेहरबान, बैठिए तो दो घड़ी करार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। ओह छोड़िए जिहाद, कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या। आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या। दिल की बात का एतबार क्या, आपसे बुरा दिल भी आपका। आपको नहीं जो दिल की बात पे यकीन, तो पूछ लीजिए मौसम बहार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए जिहाद, कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब।
दिले बेकरार से खेलने वाली जो बात है ना, वो एक तरह से कई बार सच लगने लगती है जब हम ऐसे बुजुर्गों से मिलते हैं जो कुछ समस्याओं से घिर जाते हैं। कुछ शारीरिक या कुछ मानसिक या कुछ चिड़चिड़े, कुछ पारिवारिक भी हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो इन सभी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अगर हावी होने देंगे, क्योंकि समस्याएं ये तब भी थी जब शरीर स्वस्थ था और जवान था, और अभी भी है, लेकिन उस वक्त ये क्यों सोचकर हम चुप बैठ जाएं कि अब हम इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ये एक मनःस्थिति है, अपनी मनःस्थिति को आप किस तरह से नियंत्रित करते है ये आपको सोचना होगा, न कि आप दूसरों के हाथों में उसका नियंत्रण दे दें। जैसे कि किसी से भी आप अगर परेशान हो गए, या समाज हो, परिवार हो, या कोई भी स्थिति हो सकती है, तो आप ये मान के चलें कि नहीं, आप सक्षम हैं और आप कर सकते हैं, है ना। अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, ये सब क्या चल रहा है, इस सब के बारे में आप न सोचें। आपने जैसा सोचा है वो आप करें, स्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों। और ये सब तब हो सकता है राजुल, जब आप खुश रहेंगे और एक हौसला बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और एक बात और है कि अब तक जो भी किया उसको हमेशा तौलते ना रहें कि अरे ये तो हम कर ही नहीं पाए, या जो जितने भी मलाल हैं उन्हें पीछे छोड़ दें, क्योंकि वो वक्त गुजर गया है। और मलाल करने से अब जो वर्तमान है, कहते हैं ना वर्तमान में ही जीना चाहिए, तो वर्तमान पर असर पड़ेगा। तो बस यही करें कि उन मलालों को पीछे छोड़ दें, क्या खोया क्या पाया की बजाय जो आपके हाथ में अनुभव का एक अमृत कलश आया है, जरा उसको तो देखिए, उसका तो आनंद लीजिए और उसे बांटिए खुलकर सभी में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खजाना आपका खुद का है जो आपने संजोया है और इतने वर्षों में आपने जिसको अपने साथ रखा है और पाया है इसको। तो एक जिंदगी जी है आपने, उसका आनंद लें। और ये भी ना सोचें आपकी ये जिंदगी आप दूसरों को सुनाए, दूसरे आनंद लें। हमसे तो कोई सुनता ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं बताने के लिए। छोड़ दीजिए, आप अपना अनुभव, आपका खजाना है, इसको आप खुद संजो कर रखिए। सुनाने का शौक है तो बहुत सारे माध्यम हमने अभी शुरुआत में जिक्र माध्यम है, लेकिन एक बात और है कि ऐसी जगह जाएं जहां आप एक दो बार मिले, शाम को बहुत सारे जैसे बगीचे हैं, वो उन सब जगहों पर आप नए नए मित्र बनाएं, हम उम्र लोगों के साथ बैठे और समझे खुल के जीना है अब जिंदगी को, है ना। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग ये मान लेते हैं कि भाई अब हम उम्रदार हो गए, हाँ, तो हर समय माथे पे एक बल होना चाहिए, आवाज में गंभीरता होनी चाहिए, कपड़ों का रंग थोड़ा सा वो होना चाहिए, ग्रे ग्रे जैसा होना चाहिए, थोड़ा डल सा होना चाहिए, चटक नहीं हो सकता। बिल्कुल, और खुलकर हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, कि अब बताओ इस उम्र में भी हंस रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपका जीवन साथी नहीं गुजर चुका है, तब भी लोग सोचते हैं कि अब तो हम हंस ही नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके दुख सुख का साथी आप खुद हैं अपने, और इस तरह से जिए जैसे कि अब बस आज आपका आखिरी दिन है और खूब खुश रहें, है ना। और अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि मतलब अपनी बेहतर जीवन शैली के लिए हर समय ये जरूरी नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफल ही हो जाएं। अरे कोई चीज गड़बड़ हो गई, गलत हो गई तो कोई बात नहीं, और गड़बड़ और गलत के साथ साथ बस समय को पूरी तरह से उसका आनंद लेते रहें। जैसे हमने समय का आनंद लेते हुए इतनी सारी बातें कर डाली और अब देखिए समय कह रहा है कि अब हम विदा लें। बिल्कुल सही बात है, और समय ऐसे ही उड़ जाता है, लेकिन अब आपको समय मिला है तो आप ठहर ठहर कर आनंद लीजिए। फिलहाल हम विदा लेते हैं और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली विविध भारती के संग।